बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन। कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, आज अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है। एक तो ये कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान से अब एक मुतालबा किया जा रहा है। ये मुतालबा क्या है? क्या ये फिर एक नई मदाखलत की कोशिश की जा रही है? इस पर पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया और इस पर जो है वो क्या मुमकिना सूरत हाल बन सकती है, इस पर तो हम बात करेंगे ही। साथ साथ ये कि आज बड़े अच्छे मनाजिर देखने को मिले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब पार्लियामेंट में तशरीफ़ लाए तो आज उन्होंने अपोजिशन के रहनुमाओं से, अपोजिशन लीडर से मुसाफा किया। ये कुछ ऐसे मनाजिर थे जो कि बड़े खुशाइंद कहे जा रहे हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर ने एक पेशकश भी की है अपोजिशन को। वो पेशकश क्या है, उस पर क्या जवाब आया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे अहम मामला आज एक डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने एक बड़ी अहम कामयाबी हासिल की है। और वो ये कि बलूचिस्तान से उन्होंने एक दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब किया है। और उन्होंने इस सिलसिले में एक दहशतगर्द जो कि कलदम टीटीपी की दिफाई शूरा का कमांडर था, नसरुल्लाह महसूद उर्फ मौलवी मंसूर, उसको उसके साथी कमांडर इदरीस समेत जो है वो गिरफ़्तार किया। और आज इस सिलसिले में जो बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं ज़िया उल लांगो साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने पूरी तफसीलात बताई इस नेटवर्क के बारे में कि किस तरह से इसकी जो पुशपनाही है वो भारत वाया अफ़गानिस्तान कर रहा था। तो पाकिस्तान का इसमें जो मौक़िफ़ है देरीना कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी पुशपनाही, उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो फाइनेंसिंग है वो पड़ोसी ममालिक कर रहे हैं, ये आज एक बार फिर साबित हो गई है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि न सिर्फ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ज़िया साहब की तरफ से, बल्कि ये जो दहशतगर्द है नसरुल्लाह महसूद, इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो बयान भी चलाया गया। उस बयान में उसने अपने बारे में, उसने अपने कार्रवाइयों के बारे में, अपने कारस्तानियों के बारे में क्या कुछ करता रहा, वो सब उसने जो है इसमें बताया। तो ज़रा सुनते हैं कि नसरुल्लाह महसूद ने इस बयान में क्या कहा। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज़कियाकार जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, वेलकम करते हैं आपको। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं इनकी कितनी बड़ी कामयाबी है कि ऐसे दहशतगर्द को गिरफ्तार करना कि जो कि कार्रवाइयों में मुलविस रहा, उसने इक़बाल जुर्म भी किया और इस वीडियो में हमें पता चल गया कि उनके क्या मज़मूम मकासद थे पाकिस्तान के खिलाफ। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि देखें, हम कई दफ़ा पाकिस्तान की कामयाबियों की दास्तान सुनते रहते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जो कामयाब ऑपरेशन किए जाते हैं, उनके हमलों को नाकाम बनाया जाता है, उनकी हलाकतें होती हैं। लेकिन अगर इंटेलिजेंस की दुनिया में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इस वजह से है, बल्कि दो एतबार से है। पहली बात तो ये कि ना सिर्फ कि इनको जिंदा गिरफ्तार किया गया और इनसे वो तमाम जो मालूमात की हासिल की गई जो कि इस पूरे नेटवर्क और तंजीमी के इंतजामी ढांचे को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा मुअस्सर साबित हो सकता है। और दूसरा पहलू जो आपने जब इनकी पूरी बात सुनी कि इनका जो एहसास नदामत है और उनका ये जो एहसास है कि वो भारत और अफगानिस्तान और चंद महसूस कबाइल के सरकर्दा लोगों के हाथों में इस्तेमाल हुए, एक गुमराह हुए, इस एहसास का एक आला टीटीपी के कायद का होना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक तस्वीराती सतह की इंटेलिजेंस ऑपरेशन की कामयाबी है। क्योंकि दुश्मन को हलाक करने से ज्यादा उसको कायल करना, उसका दिल और दिमाग तब्दील करना और उसकी मिसाल जो है उस तंजीम के अंदर दीगर जो ऐसे नौजवान हैं जो कि इस्लाम की एक मस्तशुदा शक्ल के ज़ेरे असर पाकिस्तान और इस्लाम के ऊपर हमलावर हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मिसाल से और भी दीगर बहुत से गुमराह नौजवान जो हैं वो सबक हासिल करेंगे और राह रास्त पे आएंगे। बिल्कुल यही बात जो है वो ज़िया उल लांगो साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि ये बातें तो ज़ाहिर इस्लाम की करते हैं, लेकिन बहरहाल इनका जो इन्वेस्टर है पीछे वो एक ही है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हम माजी में देखते रहे हैं, कुलभूषण यादव हो या इसके अलावा जो दीगर ऐसे नेटवर्क जिनके बारे में पता चला कि जिसमें रॉ जो है वो बराह रास्त मुलविस है। अब मज़ीद और कितने सबूत चाहिए, ख़ासकर जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उसको, कि जी पाकिस्तान को डीस्टेबल करने में ये मुमालिक और इनकी जो ये तंजीमें हैं ये शामिल नहीं। यहाँ तो बराह रास्त जो है वो खुद दहशतगर्द बता रहा है, तफसीलात बता रहा है।
जी, यकीनी तौर पे ये एक अफसोसनाक हकीकत है। लेकिन इससे आपको ये बात भी साबित होती है कि जो ताकतें और ममालिक ये नहीं चाहते कि पाक चीन दोस्ती आगे बढ़े और इस खित्ते में इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली आए, यकीनी तौर पे वो इन हक़ाइक़ से मुतासिर होने के बजाय इससे पहलू भी करते हैं और शायद इसकी सरपरस्ती भी करते हैं। कुछ ममालिक शायद दिफाई एतबार से, कुछ नफ्सियाती और सिफारती एतबार से। ये एक अफसोसनाक हकीकत है, लेकिन इसको वाज़ेह करना आपके नाज़रीन के सामने इसलिए ज़रूरी है कि वो दोस्त और दुश्मन में इस तरह की मिसालों के नतीजे में बिल्कुल क्लियरली तमीज़ और तफ़रीक कर सकें। तो इसमें जो 4 पहलू बहुत अहम इन्होंने इंकिशाफ किए, उसमें पहला पहलू सबसे बड़ा ये है कि जो टीटीपी और बीएलए का इंतज़ामी ढांचा है, उसको बराह रास्त तमाम तर माली मावनत जो है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से हासिल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको जो यानी कि लॉजिस्टिकल और मटीरियल और मिलिट्री सपोर्ट है, वो अफगानिस्तान के अंदर से है। तीसरी बात ये कि बलूचिस्तान के अंदर रॉ और भारत का ये कोशिश है, ये ऑब्जेक्टिव है कि टीटीपी और बीएलए जो है अपने नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान और चीन के मफादात पे हमला आवर हो। और चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि बतदरीज आपको दोनों जमातों के इंतजामी ढांचे और मिडिल और हायर रैंक्स के अंदर मसाइल उभरते हुए नजर आ रहे हैं और ये हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि बीएलए इस एहतमाल का इन्होंने इज़हार किया कि बहुत मुमकिन है कि बीएलए की रिपोर्ट के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर ही ये पकड़े गए हों, जिससे ये जाहिर होता है कि बीएलए जो है भारत की कोशिश है टीटीपी को लॉन्च करने और मुनज़्ज़म करने की बलूचिस्तान में, उससे खाइफ है और उसको अपने वसाइल, अपनी सरगर्मियों और अपने मामलात में मुदाखलत से ताबीर करती है। तो यूं लगता है कि भारत की ये हिकमत अमली नाकाम होती नजर आ रही है कि टीटीपी और बीएलए का एक गठजोड़ बनाया जाए। यहाँ की हद तक तो ठीक है कि ये हिकमत अमली जो है मोहम्मद अली साहब ये नाकाम होती दिखाई दे रही है, लेकिन इस दहशतगर्द का, इस तंजीम का, या ये कह लीजिए कि इस नेटवर्क का ये कहना कि जी हम तो बराह रास्त, वो कह रहे हैं कि जी हम तो सी पैक को निशाना बनाना चाहते थे। फिर उन्होंने ये कहा कि जी इग़वा बराए तावान के ज़रिए ये तासुर देना कि जिनको हम अगवा कर रहे हैं वो दरअसल जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, और ये तासुर देना कि इसमें एजेंसीज खुदा न खास्ता मुलविस हैं। तो ये एक यानी कि इनकी तरफ से मज़मूम मकसद, और फिर साथ साथ बलूचिस्तान में जो है वो बेचैनी फैलाना, और वहाँ पर हमें पता है कि जो अनासिर हैं फिर वो ज़ाहिर साथ जुड़ जाते हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए फिर बहुत से लोग जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक कामयाबी है कि ये जो मज़मूम मकासद थे, ये हम कहते हैं ना निब द ईवल इन द बड, तो यहीं पे जो है वो पकड़ लिया। देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी इस वजह से है कि ये जो इंकिशाफात हैं, ये वो सबूत प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी आला फौजी क़यादत बारहा इसका इजहार करती रही है कि ये भारत की बेसिकली एक इनडायरेक्ट हाइब्रिड वॉर है जो पाकिस्तान पर 4 डोमेन में मुसल्लत की गई है। और इसके 3 मकासद से ये साबित होता है कि भारत का असल मकसद बीएलए और टीटीपी के जरिए से सिफारती सतह पे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करना है, माशी तौर पे हमें आइसोलेट और कमज़ोर करना है, बाहर के हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका एतमाद हम पे कम करना है, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी हौसला शिकनी करना है, और एक ऐसा मनफी बयानिया बनाना है जिसमें लोगों को अगवा करके ना सिर्फ आप अगवा बराए तावान के जरिए से अपने माली वसाइल में इजाफा करें, बल्कि ये दहशतगर्द तंजीमें इसके जरिए से हमारे उन दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से एक ह्यूमन राइट्स या सिफारती सतह पे एक मनफी तस्वीर कशी आलमी सतह पे करना चाहते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये दहशतगर्द तंजीम कितने बड़े और सोफिस्टिकेटेड दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रही हैं, और हमारे जो मासूम लोग किसी भी ग्रीवेंस या मनफी बयानिए के जेर असर आके इनके हाथों में इस्तेमाल होते हैं, वो किस तरह अपने मुस्तकबिल, अपने मुल्क, अपने खानदान, अपनी जान को न सिर्फ जाया करते हैं
इन मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल होते हुए बल्कि पाकिस्तान के मफादात को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अपने खानदान के लिए भी मसाइल का जरिया बनते हैं और अपनी जिंदगी और अपना मुस्तकबिल भी तबाह करते हैं। और एक और पांचवा पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने निशानदही की कि महसूद कबीला जो है उसके अफराद का जो एक गैर मुतवाज़ी एक असर रसूख है इसके इंतजामी ढांचे पे, उसने भी कुछ ग्रीवेंसेस पैदा किए हैं इस तंजीम के अंदर कि वो उसके जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो इन जराइम के जरिए से हासिल की गई रकम से अयाशी करते हैं, जबकि दीगर कबाइल के नौजवानों को गुमराह करके अपने मजमूम एजेंडे और दुश्मन के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बान करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें, क्योंकि हमने कुछ रोज़ पहले ये खबर भी देखी थी कि अफ़गानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में गालिबन जो है वो एक टीटीपी का जो एक सरगना है अब्दुल मन्नान उर्फ हकीमुल्लाह, ये जो है वो मारा गया था और यही कहा जा रहा था कि ये आपसी चपकलिश का नतीजा है। और यहाँ पर भी यही बात सामने आ रही है, जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं कि इसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसीज़ और इसके अलावा जो हमारे यानी कि पड़ोसी ममालिक हैं, बजाय ये कि वो डीस्टेबल करे पूरे खित्ते को, वो इस सिलसिले में कितना किरदार अदा कर सकते हैं अगर उनकी नीयत साफ हो तो? देखिए, मैं समझता हूं कि दो पहलू हैं आपके सवाल के। पहली बात यह कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हमारी अफवाज की जो रोजाना की कुर्बानियां, शहादतें हैं, जिसके जरिए से वो हमारी सरहदों, गली मोहल्लों को महफूज कर रहे हैं कुर्बानियां देके, उसके मुकाबले में ज्यादा बड़ी इंटेलिजेंस के लेवल पे कामयाबी है कि न सिर्फ एक बड़ा लीडर और रहनुमा टीटीपी का गिरफ्तार हुआ, बल्कि उसकी सोच भी बदली, उसने एतराफ भी किया और इस बात का उसने कहा कि बलबला इजहार किया कि जनाब ये बहुत बड़ी गलती थी, मैं इस्तेमाल हुआ हूँ, इसका ना मुझे कोई फायदा है, ना मेरे खानदान को कोई फायदा है, ना मेरे कबीले को कोई फायदा है, ना इस मुल्क को कोई फायदा है। लेकिन इस बुनियाद पर मोहम्मद अली साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस बुनियाद पर अगर वो ये मुतालबा भी करे कि जी मुझे अवाम माफ़ कर दें या दरगुजर से काम लिया जाए, तो ये तो फिर मुमकिन नहीं है जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है। तो अब पाकिस्तान जो है वो क्या यानी कि इस सिलसिले में करेगा, या पाकिस्तानी जो इदारे हैं, अदालतें हैं, कि इसको कैफर किरदार तक भी पहुंचाया जाए और मजीद मालूमात पहले इकट्ठी की जाए कि इनका जो नेटवर्क है वो कहाँ है? शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, मैं समझता हूँ सलमान साहब, हमारी जो अदलिया है वो, बल्कि किसी भी मुल्क की अदलिया दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा में पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है। हम अपने भाई बहनों को जो कि फौज के अंदर कुर्बानियां दे रहे हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए, उनकी जानों को बचा सकते हैं अगर हमारी अदलिया पर वक्त और भरपूर अंदाज में अदालती कार्रवाई के नतीजे में जिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाता है उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई करके बर वक्त अंदाज में करार वाकई सजा अगर देना शुरू कर दे तो शायद हमारे बहुत से जवान और अफसर शहीद होने से बच जाएं। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हमारी सरहदों, गली मोहल्लों के अंदर लड़ी जा रही है, उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी अदलिया को होने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा मोदी साहब साथ ही रहिएगा सर। मुजीब रहमान शामी साहब जो हैं वो भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, अभी मोहम्मद अली साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अहम कामयाबी जो है वो करार दी जा रही है ये जो दहशतगर्द एक नेटवर्क बेनकाब हुआ है। अब हम ज़ाहिर ये भी देख रहे हैं कि जी एक अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन या विज़न या पॉलिसी कह लें कि वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता उसके खदोखाल भी शायद कुछ सामने आ रहे हैं कि क्या मुल्क में होने जा रहा है। तो मैं चाहूँगा शामी साहब पहले इस पर ज़रा आप कमेंट कर दें, आज की इस अहम ये जो डेवलपमेंट हुई, कार्रवाई हुई, और फिर ये कि आने वाले दिनों में हमें जो है वो ऑपरेशन या जो भी इसको कह लें अज़्म इस्तेहकाम जो है उससे कितनी मदद हासिल हो जाएगी? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो आज नसीब हुई है, और एक बड़ा नेटवर्क है जो पकड़ा गया है, बेनकाब हुआ है, या ये कह लीजिए कि उसको हम यानी ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं। और बलूचिस्तान में काफ़ी कामयाबियां हमें मिली हैं, और कई जो हैं लोग जो लीड कर रहे थे दहशतगर्दी को, उन्होंने सरेंडर किया है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं, और उन्होंने अपने रवैये को बदला है और अपने जो गुज़श्ता मामलात हैं उनसे तौबा की है।
तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है और हमें उम्मीद है कि इसके मुस्बत नताज बरामद होंगे। आज ऑपरेशन जो है हमारा अज़्म इस्तेहकाम, इसके हवाले से एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी थी रावलपिंडी में। तो फौजी हुकाम से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये जो ऑपरेशन है या जो ये विजन है या ये जो हिकमत अमली है, कोई नाम भी दे लें इसको, सही, तो यानी इसको ये कोई ज़ाहिर है ये तो जो गुज़श्ता इक़दामात हैं उनके तसलसल में ये हो रहा है। और ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं होगा कि लोगों को घरों से निकाला जाए, क्योंकि अब कहीं नो गो एरियाज़ नहीं हैं। और लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि जो गुज़श्ता कई अशरों से जो हमें यानी हम कामयाब नहीं हो सके मरबूत करने में मामलात को, अब उन खामियों का, उन कमियों का अजाला किया जाए। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि सिविल इंतज़ामिया, अदलिया, सियासी जमातें और मीडिया सारे जो हैं मिलकर अब दहशत गर्दी के जो अफरीत है इसको शिकस्त देने के लिए यकजान हों, यक आवाज़ हों। और इस तरीके से, क्योंकि ये दहशत गर्दी है, ये सिर्फ फ़ौज तो इसको शिकस्त दे सकती है दहशत गर्दों को, लेकिन फ़ौज ये तो एक हिस्सा है ना उनका। रियासत पूरी जो है उसको इस काम पे लगना होगा। फ़ौज तो रियासत का एक आर्गन है, तो फ़ौज अपना काम करती है, प्रहदलिया को अपना काम करना चाहिए, मीडिया को अपना काम करना चाहिए, इंतज़ामिया को अपना काम करना चाहिए, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम करना चाहिए। अब देखिए जो हमारे तालीमी अदारे हैं, जो मदारिस हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर नहीं किए जा सके अभी तक। जो हमारे जो काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट हैं वो उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं हो सके जिस तरह मुनज़्ज़म होने चाहिए थे। तो बहुत, और फिर जो रिहेबिलिटेशन है, जो इलाके हैं जहाँ ऑपरेशंस हुए थे, यानी फाटा का इलाका है, दूसरे इलाके हैं, वहाँ जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो काम होना चाहिए था लोगों का वो नहीं हो सका। जो उसके लिए वसाइल फराहम किए गए वो वसाइल जो हैं वो ख़र्च नहीं किए जा सके मुनासिब अंदाज में। तो कई कमियां और कोताहियां जो रह गई हैं अब उनका अजाला करना है। अगर ज़्यादा मरबूत अंदाज में हमें मामलात को समेटना है और आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारी फ़ौज जिस तरीके से मुकाबला कर रही है दहशत गर्दी का, उस तो दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जितनी शहादतें हो रही हैं आप देखें, और जिस तरह से हमारे जो जाबाज हैं वो अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया की तारीख़ में कि इतने कम वक्त में इतनी शहादतें हुई हों और इतनी फ़ौज जो है उसने इतनी कुर्बानियाँ दी हों। तो अब इन सारी चीज़ों को तो हमें समेटना है। और फिर यह है कि सियासी महाज पर भी एक दूसरे के साथ जुड़ना है, अपने इख्तलाफात को ख़त्म करना है। तो ये सारे काम हैं जो हमें करने पड़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त तो हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने। जी हाँ शामी साहब, मैं उस पर भी आता हूँ कि आपने कहा कि सबको जो है वो मिलकर करना होगा। और मीनवाइल हम मोहम्मद अली साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, दिफाई तज़किया हमारे साथ मौजूद रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। आप जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शामी साहब? नहीं, मैंने कहा मोहम्मद अली साहब भी उस ब्रीफिंग में मौजूद थे, वो भी ज़रा अगर चाहें तो कुछ थोड़ा सा अज़ार ख्याल कर सकते हैं उसके जी। मोहम्मद अली साहब ये फरमा दीजिएगा, इस वक्त जो देखने को आ रहा है, ज़ाहिर है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल जो इसका पहलू है वो भी देखना है। कुछ जमातें जो हैं जिसमें ज़ाहिर है मौलाना साहब भी शामिल हैं, उसमें PTI भी शामिल है, ये इस वक्त एक तरह से रिटेलिएट कर लें या जो भी कह लें कि मज़ाहमत कर रही हूँ, कह रही हैं कि नहीं जी साथ ज़रूर देंगे, लेकिन पहले जो है वो अवाम जो है वो फैसला करेंगे जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऑपरेशन हो। आज जरगा भी तो हुआ है ना? जी सर, जरगा भी हुआ है जी। असद कैसर साहब ने क्या कहा वो भी बताते हैं। ये बड़ा अहम सवाल, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा अहम सवाल किया आपने। इसके 3 पहलू मैं कुछ ही बता देता हूँ, वाजे करना बड़ा जरूरी है। पहली बात ये है कि ये कोई फौजी ऑपरेशन नहीं है जिस तरह इससे पहले ज़रबे और रद्दुल फसाद किया गया। ये बताना बहुत जरूरी है, इस कंफ्यूजन को दूर करना। ठीक, ये एक मैं समझता हूँ कि गलतफहमी पैदा की जा रही है, जिसका सियासी फायदा जो इस वक्त ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट से खुशगवार ताल्लुकात इस वक्त नहीं है, उसको एक फौज मुखालिफ बयानियां बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये एक जामिया हिकमत अमली है
जिसमें एक बहुत ही कम पहलू फौज का होगा। इसमें जो हरावल दस्ता है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, जिसके जो फील्ड ऑपरेटिव्स होते हैं वो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के तौर पे काम करते हैं। इसमें फौज जाके कोई घरों की तलाशी और पकड़ दकड़ नहीं करती। तो इस गलतफहमी को जाहिर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो नेक्सस है क्राइम का, ब्लैक इकोनॉमी का और दहशतगर्दी और स्मगलिंग का, उसमें जो बाकी 3 डोमेन्स हैं, स्मगलिंग, क्राइम और ब्लैक इकोनॉमी, वो तो सिविलियन डोमेन है। उसमें बुनियादी तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो झैली इदारे हैं, चाहे वो FIA हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो पुलिस हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये सिर्फ फौज से ये तवक्को करना कि वो पाकिस्तान की तमाम तर सिक्योरिटी के मामला तने तरह जो है वो हैंडल करेंगे, जब तक करप्शन, स्मगलिंग, ब्लैक इकोनॉमी, इन तमाम मामलात से पहलू तही की जाएगी, ये एक गैर हकीकत पसंदाना तवक्को है। अगर हम इस हिकमत अमली के जो नताइज हैं वो भरपूर अंदाज में हासिल करना चाहते हैं, सलामती के साथ साथ इस्तेहकाम और खुशहाली के भी, तो उसमें तमाम सिविलियन इदारे और सियासी जमातों को मिलकर फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने सियासी शॉर्ट टर्म मफादात से बालातर होके। ठीक है। अच्छा मौलवी साहब, आपने ज़ाहिर फरमाया, शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहम्मद अली साहब हमारे साथ आप मौजूद रहे। शामी साहब, लेकिन जो बात की, जो गुफ्तगू की और आपने जिक्र किया जरगे का, वहाँ पर असद कैसर साहब जो हैं वो आज 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कहा है कि जी किसी ऑपरेशन के हिमायती हैं और ना ही जो है वो हम ये ऑपरेशन करने देंगे। तो ये अब अगर इस तरह से जो है वो मौक़िफ़ सामने आएगा तो फिर वो सपोर्ट कैसे मिलेगी जो कि इस वक्त हमारे अफवाज या हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो चाह रहे हैं? नहीं, उनको गलत फहमी हो रही है। जो माजी में ऑपरेशन होते रहे हैं उस तरह का ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, ना उसकी ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि कोई नो गो एरियाज़ हों, उनको ख़त्म करना मकसूद हो, या दहशत गर्दों ने बाद इलाक़ों पे कब्ज़ा कर लिया हो और उनकी रेट वहाँ जारी हो, तो वहाँ से आबादियों का इनखला मतलूब हो ताकि वहाँ कार्रवाई हो सके। लेकिन अब तो एक जो पुराने ऑपरेशन है उनको एक मरबूत अंदाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो इक़दामात किए जा चुके हैं, जो फ़ैसले किए जा चुके हैं, उनकी रोशनी में अब जो अपनी खामियां हैं और कमियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। शामी साहब, मेरा ख्याल जब कौमी असम्बली में इस पे कन्विंस क्यों नहीं हो पा रही, खासकर जो अपोजिशन है? एक ब्रेक ले लेते हैं शामी साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इस पर हम बात करते हैं। वेलकम बैक। अज़्म इस्तेहकाम हो या मिसाक़ मईशत हो, सबका एक पेज पर आना ज़रूरी है। इसके लिए कोशिश एक तरफ से तो भरपूर हो रही है, यानी हुकूमत की तरफ से, लेकिन ताली 2 हाथ से बचती है। दूसरी तरफ जो है वो क्या चल रहा है, क्योंकि PM शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज जब हमने देखा कि वो असम्बली में तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर अच्छा माहौल था, वहाँ पर मुसाफ़ा किया गया। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू क्या की और उन्होंने क्या दावत दी अपोजिशन को, वो आपको सुनाते हैं, फिर शामी साहब की तरफ जाएंगे। जी शामी साहब, प्राइम मिनिस्टर हाथ भी मिला रहे हैं और वो दावत भी दे रहे हैं कि आइए जी बैठते हैं, अगर आपको भी कोई मसाइल हैं तो आए बैठकर जो है वो हम बात करते हैं। देखिए, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो हैं, उमर अयूब साहब से हाथ मिलाया ना उन्होंने जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो ये एक मामूल होना चाहिए, एक दूसरे से हाथ भी मिलाना चाहिए और मुआनका भी करना चाहिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी सियासत जो उलझी हुई है, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने जो पेशकदमी की है वो एक ताज़ा हवा का झोंका कह सकते हैं हम उसको। और अब देखिए, ज़रूरत इस बात की है, उन्होंने कहा कि वो बातचीत करने को तैयार हैं। उमर अयूब साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए इस काम के लिए, तो वो तो जो भी मामला होगा, किस तरह बातचीत होगी, किस तरह नहीं होगी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक जेस्चर दिया है और ये भी कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि जो उनके साथ बदसलूकी हुई है उसको दोहराया जाए। और ये बात देखें ना, अगर हम माजी को कब तक दोहराते रहेंगे, माजी से सबक हासिल करना चाहिए, उसे दोहराना नहीं चाहिए। तो अब यह है कि अब ये तवक्को करनी चाहिए कि PTI के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, बल्कि तहरीक जो तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके दरमियान
एक मज़ाकरात शुरू हों और महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उन्हें अदा करना चाहिए। देखिए आज ही खबर आई है अमेरिका में जो ऐवान नुमाइंदगान है यानी कांग्रेस जो है जी, उसमें करारदाद मंजूर हुई है पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से और भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है। देखे ना 368 वोट जो हैं उसके हक में पड़े हैं और 7 वोट उसके मुखालफत में पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात हैं उनकी तहकीकात कराई जाए। तो अगरचे ये जो करारदाद है ये अमरीकी सदर के ऊपर इस अमल करना ज़रूरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग करारदाद है। बहरहाल दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद इतनी भारी तादाद में जो अरकान कांग्रेस है उनका वोट देना ऐसी करारदाद के हक़ में जो बज़ाहिर पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुतल्लिक़ है और आम तौर पर इस तरह की करारदादें जो हैं वो उनसे गुरेज किया जाता है, लेकिन उसमें एक तफसील से पाकिस्तान के सियासी हालात का जायज़ा लिया गया है, पस मंज़र बयान किया गया है और अब जो अपोजिशन है उसकी शिकायत जो हैं उनको भी अदा किया गया है और तहकीकात का मुतालबा किया गया है। शामी साहब, लेकिन सर इसका जो इसका जवाब आया कि जी तर्जुमान यानी कि जो दफ्तर खारजा के वहाँ से आया कि जी ये करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है, यानी कि ये जवाब दे दिया सर। लेकिन माजी में पीटीआई जैसे आप जिक्र कर रहे हैं वो तो मदाखलत का कहती रही है जी, वहाँ से मदाखलत हो रही है, तो ये भी तो एक तरह की मदाखलत ही है। देखिए तो पीटीआई जो है वो माजी में जो कुछ भी कहती रही, भारत ये एक मदाखलत भी आप इसे कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि जो असम्बलियाँ होती हैं वो इस तरह की करारदादें वहाँ पेश भी कर दी जाती हैं और बाद औक़ात मंजूर भी कर ली जाती हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये जो करारदाद है इसके पीछे जो पीटीआई के वहाँ जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं उनकी लॉबी जो है वो बड़ी मुतहर्रक है और उनकी लॉबिंग का ये नतीजा है ये करारदाद। और जो पीटीआई के जो हामी हैं उन्होंने इस पर बहुत अदारे मुसर्रत किया है, बल्कि बाज़ लोगों ने तो ये भी कहा है कि इस IMF जो है उसके साथ जोड़ देना चाहिए इस करारदाद को, यानी IMF जो है वो पेशकदमी ना कर सके पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। ये तो अगरचे एक दिल खुशकुन बात है, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल एक सियासी तौर पर कोई अच्छा मैसेज तो नहीं गया ना। और इससे ये भी हमारे दाखिली जो मामलात हैं और हम आपस में जो उलझाव है उसी का नतीजा है ना। हमारे जो अपने भाई बंद जो हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं उन्होंने इस करारदाद को मंजूर कराने में एक बड़ा किरदार अदा किया है, उसके लिए लॉबिंग की है, कांग्रेस के अरकान से मिले हैं। तो ये जो अब इससे कतई नज़र कि ये करारदाद के असरात क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी, ये मदाखलत है नहीं है, लेकिन इससे कतई नज़र हमें देखना चाहिए, हमें अपने इख्तलाफात को समेटना चाहिए और हमें हमारी सारी सियासी जमातें जो हैं वो देखें कि उन्हें अपने मामलात पाकिस्तान में तय करने हैं। इस तरीके से बैरून मुल्क जाके इस तरीके से अपने आप को यानी गदला नहीं करना, अपना चेहरा गदला नहीं करना। तो ये ज़रूरी बात है कि ये सारी बातचीत हम यहाँ करें, यहाँ अपने मामलात को समेटें और जो आज एक पेशरफ्त हुई है उसको आगे बढ़ाएं और पीटीआई के लोगों ना करें। को चाहिए इसको शामिल साहब जो नून लीग है, हनीफ अब्बासी साहब वो कह रहे हैं कि ये जी सहूनी ताकतें एक बार फिर अदम इस्तेहकाम की कोशिशें कर रही हैं, पाकिस्तान जब तरक्की की तरफ जाने लगता है ऐसी कोशिशें होती हैं, तो वो तो क्लैरिटी के साथ जो है वो उसको ये कह रहे हैं जी। देखिए वो जो भी कहते रहें उनको हक हासिल है, अपनी बात करते रहें, पीटीआई के लोग अपनी बात करते रहें, ये लेकिन बुनियादी बात यह है कि पीटीआई एक बड़ी जमात है और उसके जो इत्तेहादी हैं उनका भी एक इस वक्त आप देखें पार्लियामेंट में उनकी प्रेजेंस है, हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उनके पास है। तो ये ज़रूरी बात है, हम एक दहशत गर्दी के अफरीद का हमने सामना करना है, हमने अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करना है, हमने अपने सियासी यानी मामलात को दुरुस्त करके फिर मुआशी मामलात पर काबू पाना है। तो हम एक दूसरे से लड़ना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते बहैसियत कौम के। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते शामी साहब, लेकिन एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ये कोशिशें कर रहे हैं, वो हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं कि वो जो है वो दोस्ती का ही एक तरह से हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन
राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि ये जो बानी चेयरमैन हैं, जब तक ये चाहते हैं आप कि जी मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको अंदर रखा जाए। तो वो अगर इस तरह के बयानात दे रहे हैं, हालांकि आज ये भी खबर आई है शामी साहब कि तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद इंतज़ामिया में मामला तय पा गए हैं और 6 जुलाई को तरनौल का मकाम इस्लामाबाद में वहाँ पर जलसा जो है वो मुतवक्के है और कल इद्दत केस का जो है वो भी 3 बजे फैसला आ जाएगा। तो ये आपको क्या लगता है कि क्या कितनी एक सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो सकती है या फिर नहीं? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही है वो उसको सही सियाक सवाक में देखें। मैंने भी उनकी गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बात जोर दे के कही है कि सियासी मामलात जो हैं वो बातचीत के ज़रिए से तय होते हैं। बिल्कुल, बातचीत होनी चाहिए और पीटीआई के बानी जो हैं बातचीत पे तैयार नहीं है। इस पे उन्होंने अदारे तासुफ किया है। बाकी तो फिर अदराह तफन्नुन अब जो बात कर लें, अपनी एक विश लिस्ट है वो बना लें। राना साहब के फैसले तो नहीं होने, फैसले तो अदलिया ने करने हैं और अदलिया को ही करने चाहिए। तो यहाँ जो भी सूरत हाल है, अब जहाँ भी उनको रिलीफ मिल जाए इमरान खान साहब को, उनको रिलीफ भी मिल सकता है, रिलीफ देने में ताख़ीर भी हो सकती है। इससे मगर सवाल ये है कि जो एक इससे कता नज़र हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी जितनी हुकूमत की है उतनी ही अपोजिशन की भी है। ये बयानात तो आते रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो वज़ीर आज़म का इक़दाम है, वज़ीर आज़म का इक़दाम सब पर हावी है और सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसी तरह तो इसलिए हमें जो हमारे रहनुमा हैं बजाय जिरग करके अपने जज्बात का इजहार करें और एक अपने गम व गुस्से का इजहार करें, उसकी बजाय पार्लियामेंट में बैठ के चीज़ों को डिस्कस करें और एक दूसरे के साथ इसको एतमाद करते हुए आगे बढ़ें। ये हम पर लाजिम है और मुझे उम्मीद है ये पेशरफ्त हो रही है। देखिए, जब चीनी वज़ीर आए थे तो उसके सामने सारी अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने कहा था कि CPEC पर हम इकट्ठे हैं और पाक चीन दोस्ती जो है हमारे इख्तिलाफात से बालातर है। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त थी। आज वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा है उसका खैर मकसद होना चाहिए और जो हमारी अपोजिशन है उसको ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, यानी हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए ऊट पटांग बातें करके। बातें बा मकसद, बा मानी और नतीजा खेज मज़ाकरात के लिए तैयारी करनी चाहिए। आखिरी मिनट है शामी साहब, इसकी एक ये भी आपको लगता है वजह है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के अंदर एक आपसी एक यानी कि चपकलिश पाई जाती है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मौजूदा क़यादत के लिए कह रहे हैं कि जी ये तो मतलब यानी कि फवाद चौधरी साहब तो ओहो, आप पता नहीं क्या कहाँ की बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब तो अभी PTI के अंदर है ही नहीं, उनकी तो शमूलियत ही नहीं हुई, वो तो बेचारे बरज़ख में हैं। वो कहते हैं सर मैं तो कहीं गया ही नहीं था पार्टी के अंदर कोई वो तो कहते हैं मैं कहीं गया ही नहीं था, तो वापस आने की क्या बात है ना। अभी खान साहब ने तो ये ऐलान नहीं किया ना उनको पार्टी के अंदर, वो कहते हैं उनके दूसरे रहनुमा कह रहे हैं कि खान साहब जब बाहर आएंगे तो फैसला करेंगे। तो इस वक्त फवाद चौधरी साहब PTI की पॉलिसी नहीं बना रहे, ना असद उमर साहब बना रहे हैं। पॉलिसी तो वही है जो खान साहब बना रहे हैं और उनकी ज़ेरे हदायत जो काम हो रहा है। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो सोच समझ के साथ, तदब्बुर के साथ, दानाई के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी मुश्किलात भी कम करेंगे और हमारी मुश्किलात भी कम करेंगे। ठीक है सर, देखते हैं कि किस तरह से दानाई का मुजाहरा किया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।